जी, तो सवाल है नेक्स्ट। डैश इज अ पेयर एक्टिविटी इन विच स्टूडेंट्स हैव एग्जैक्टली 3 सेकेंड टू शेयर ऑल दे नो। वो टेक्निक जिसके अंदर स्टूडेंट जो है 3 सेकंड के अंदर वो बताते हैं जो वो कुछ किसी चीज के बारे में जानते होंगे। इसको हम क्विक टॉक बोलेंगे, कोई क्विक इंटरव्यू, क्विक रिस्पॉन्स या क्विक डिस्कशन कहेंगे। जहाँ 3 सेकंड के अंदर बच्चे जो कुछ जानते हैं वो बताएंगे। ये एक पेयर एक्टिविटी है, तो इसको किसे कहते हैं? इसको क्विक टॉक बोलते हैं। क्विक टॉक, जहाँ पे आप जो है वो क्विक टॉक यानी कि 3 सेकंड के अंदर सारा कुछ बताएंगे जो आप जानते होंगे। एक लफ्ज बोला जा सकता है। द रीजनिंग इन विच द गिवन स्टेटमेंट आर व्यूड एज सप्लाइंग स्ट्रॉन्ग एविडेंस फ्रॉम द ट्रूथ ऑफ द कंक्लूजन इज कॉल्ड। जी, मुश्किल सवाल है थोड़ा, और अहम सवाल है। द रीजनिंग इन विच द गिवन स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट एज व्यूड एज सप्लाइंग स्ट्रॉन्ग एविडेंस, वो बड़े स्ट्रॉन्ग एविडेंस दे रही है, यानी उसकी सप्लाई कर रही है, मिसालें दे रही है। फॉर द ट्रूथ, सच को जानने के लिए। ऑफ द कंक्लूजन, किसी नतीजे तक पहुंचने के लिए। इस कॉल्ड, इसका आंसर है इंडक्टिव रीजनिंग। क्या आंसर है? इंडक्टिव रीजनिंग। देखिए, इंडक्टिव क्या होता है? जहां हम नतीजे तक पहुंचने के लिए पीछे एग्जाम्पल का सहारा ले रहे हैं, पीछे सप्लाइंग स्टॉक किसी बहुत से हम एविडेंसेस का सहारा ले रहे हैं। फलां ने ऐसे किया, फलां मुल्क ने ऐसे किया, फलां ने ऐसे किया, यानी पिछली बहुत सी चीजों का सहारा लेके फिर एट द एंड कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं। फिर हम रूल बना रहे हैं, फिर हम एक फाइनल डिसीजन कर रहे हैं। तो डिडक्टिव के अंदर वो कंक्लूजन जो हम ले रहे हैं, लेकिन उसकी बेस कहाँ पे है कि हम सप्लाई कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग उनको एविडेंस दे रही हैं, तो वो होगा। तो ये इंडक्टिव रीजनिंग होगा। क्या होगा? इंडक्टिव रीजनिंग। द मोस्ट रिसेंट रिस्पॉन्स इज मोस्ट लाइकली टू। जो मोस्ट रिसेंट होगा, ये अभी काम हुआ होगा, उसके क्या चांसेस है? वो जल्दी भूल जाएगा, वो कंप्रोमाइज होगा, उसके रीअकर होने के चांसेस ज्यादा हैं। ये जो हमने लास्ट में किया है काम, वही काम दोबारा होने के चांसेस है। नॉट अगर अगेन कि वो आइंदा कभी नहीं होगा। तो जो काम हमने अभी किया है ना, उसके चांसेस हैं कि वो दोबारा होगा, रीअकर। ठीक है, जो जो काम हमने अभी अभी किया है उसके दोबारा होने के चांसेस हैं। तो जो रिस्पांस हमने आज दिया है, अभी दिया है, उसके दोबारा होने के चांसेस, रीअकर के चांसेस दोबारा होते हैं। और रोसू रोसू एडवोकेट करता है एन एजुकेशनल मेथड, एक एजुकेशन मेथड विच कंसिस्टेड ऑफ रिमूविंग द चाइल्ड फ्रॉम। रोसू बच्चों को कहाँ से दूर लेके जाना चाहता है? रोसू बच्चों को कहाँ से दूर लेके जाना चाहता है? स्कूल से दूर लेके जाना चाहता है, बर्डन किसी वजन से, पास्ट मेमोरी माजी से, या सोसाइटी से? रोसू बच्चे को कहाँ से दूर लेके जाना चाहता है? नहीं, रोसू बच्चे को सोसाइटी से दूर लेना चाहता है। देखिए, रोसू कहता है कि बच्चा जो है ये बड़ा मासूम होता है, और ये सोसाइटी है जो उसको खराब करती है। रसूल क्या कहता है कि लोग बड़े मासूम होते हैं, बच्चे फितरत पे पैदा होते हैं, ये जो है ना वो ठीक होते हैं। ये जो खराब करती हैं, इन्हें सोसाइटी खराब करती हैं। तो ये सोसाइटी की बात करता है। ठीक है, किसकी बात करता है? ये सोसाइटी से लोग को दूर लेके जाना चाहता है। ये बुरी वैल्यूज सोसाइटी देती है, हालांकि बच्चे को अंदर बुरी वैल्यूज नहीं होते। हमने इसके अंदर 28 से 40 के अंदर ये बात कही थी कि जहां हम देखिए, हम जा कंक्लूजन की तरफ रहे हैं, रूल यानी कंक्लूजन मतलब रूल की तरफ जा रहे हैं। लेकिन उसकी बुनियाद पे हम पहले क्या है, हम सप्लाइंग स्ट्रॉन्ग एविडेंस, बहुत से एविडेंसेस इकट्ठे करके, बहुत सी मिसालें देके, बहुत से वाकयात वजूहात बयान करके, उसकी बुनियाद पे हम एक स्ट्रॉन्ग एक कंक्लूजन जो खड़ा करते हैं, एक नतीजा खड़ा करते हैं, तो इंडक्टिव होगा। देखिए, इंडक्टिव वैसे तो इंडक्टिव प्रोबेबल और डिडक्टिव सर्टेन की बात होती है। डिडक्टिव के अंदर हम कंक्लूजन की तरफ जाते हैं, लेकिन वो कंक्लूजन जो है, वो कंक्लूजन इस तरह स्ट्रॉन्ग सप्लाइंग स्ट्रॉन्ग एविडेंस की बुनियाद पे नहीं होगा, एग्जाम्पलों से नहीं होगा, बल्कि वो कंक्लूजन उसके जो कीवर्ड इस्तेमाल होता है, वो हम सिंपली एक वर्ड यूज कर रहे होते हैं, ऑब्जर्वेशन टू कंक्लूजन की बात कर रहे हैं। यहाँ हम जो है ना, इस थोड़ा सा कीवर्ड के अंदर
तब्दीली के हम सप्लाई कर रहे हैं, मिसालें दे रहे हैं कि किसी सेंस में इस तरह बनता है, इस वजह से करके हम इसका इंडक्टिव लगाएंगे। Who advocated removing children from their mother care and raising them uh, as a क्या है सॉरी wards of the state। समूह घर के ही है, लेकिन शायद आपकी यहाँ ज्यादा है, हमारे यहाँ कम है। लेकिन ये है कि जहाँ एक वैसे ही जो है ना वो मौसम के बदलने से और सर्दी की थोड़ी लहर की वजह से जो है ना तबीयत ऐसी है। अच्छा, हु एडवोकेटेड रिमूविंग चिल्ड्रन फ्रॉम देयर मदर। कौन कहता है कि बच्चे माँ माओ से ले लिए जाएं? वो ये बात कौन करता है? जी, कौन ये बात करता है? प्लेटो का। प्लेटो ने ना स्टेट का कंसेप्ट दिया था। प्लेटो ने किसका कंसेप्ट दिया? स्टेट। और प्लेटो कहता है स्टेट के लिए हमें जंगजुओं की जरूरत है। और वो कहता है कि जो माएँ हैं ना, ये बच्चों से बहुत प्यार करती हैं और ये हमें अच्छे जंगजू नहीं देगी, ये उनको लाड। वो क्या करते थे कि जब बच्चे उनके यहाँ पैदा होते थे तो माओ से बच्चे ले लिए जाते थे और बच्चे लेके यानी रिप्लेस कर लिए किसी और माँ को दे दिए जाते थे। और तो वो जो एक मोहब्बत पितरी है, जो वालदैन की मोहब्बत है, वो मोहब्बत उनके अंदर कम होती थी। और वो जो है वो उनको खेल के मैदानों में या उनको जो जो इनके थे तरीके जैसे थे कि जो मजदूर है उसको जीने का हक कोई नहीं है, जो बीमार है उनको भी वो सोसाइटी के ऊपर बोझ है, हमें ताकतवर लोग चाहिए, उनकी ट्रेनिंग ये सारा कुछ। तो यानी उनका मतलब ये था कि प्लेटू जो है ना वो कहता है कि माओ के पास रहेंगे तो केयर में होंगे, तो केयर में नहीं रखना, माएँ केयर ना करें, माएँ मोहब्बत करेंगी। All who have meditated on the art of governing mankind have been convinced that the fate of empire depends on youth education। कौन है वो जो कहता है कि जो कोई भी रियासत है, जो एम्पायर है, जो शहनशाहियत है, उसकी जो है वो यूथ एजुकेशन जो है, यूथ की एजुकेशन, नौजवानों की तालीम जो है वो अगर अच्छी होगी तो वो उसकी बेहतर तरीके से गवर्न कर सकेंगे, एक अच्छी रियासत बन सकेगी। यानी एजुकेशन का होना, पढ़े लिखे होना, यूथ का होना बहुत जरूरी है। ये बात कौन करता है? अरिस्टोटल, सुकरात, प्लेटो या जॉहन लॉक? इसके बाद अरिस्टोटल करता है। कौन करता है? अरिस्टोटल जो है ना वो पढ़ी लिखी यूथ की बात करता है कि लोग पढ़े लिखे होंगे तो अच्छी एक एम्पायर खड़ी होगी। अनपढ़ों से एम्पायर खड़ी नहीं होती। सिर्फ जंगजुओं की जरूरत नहीं है एम्पायर के लिए, बल्कि पढ़े लिखे लोगों का होना जरूरी है। प्लेटो बिलीव दैट टैलेंट एंड इंटेलिजेंस आर। प्लेटो जो है वो यकीन रखता है कि जो इंटेलिजेंस और टैलेंट है ना, ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड जेनेटिकली, कि ये हर बच्चा जो है वो जेनेटिकली, यानी कि अगर एक वालिद के चार बच्चे हैं तो चारों बराबरली जहीन होंगे, क्या ये बात करता है? नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव कहता है कि जेनेटिकली सब सब जो है ना एक जैसे जहानत के हामिल नहीं होते। डिस्ट्रीब्यूटेड जेंडर वाइज, कि मेल फीमेल की जहानत के अंदर फर्क होता है। नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड के मेल और फीमेल की जहानत के अंदर फर्क नहीं होता। तो देखिए ये प्लेटो कहता था कि जो है ना नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड जेनेटिकली, के बच्चे जो है ना वो जहानत के अंदर अपने वालिदैन जैसे नहीं होते, वो कोई एक खास तरतीब में नहीं होते, बल्कि जहीन होना, कुल जहन, ये सब चलता है। वाई वी कैलकुलेट एवरेज मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट। हम बच्चे के एवरेज मार्क्स निकालते हैं। इन द सेम वे, जैसे ही वी कैलकुलेट, हम क्या निकालते हैं? यानी हम बच्चे के मार्क्स निकालते हैं, एवरेज मार्क्स उसी तरह निकालते हैं जैसे हम उसके अरेथमेटिक मीन, जैसे हम उनका एवरेज, वही बात है, एवरेज और अरेथमेटिक एक तरह का ही है। डैश इज अ मेजर ऑफ हाउ स्पीड स्प्रेड आउट पॉइंट्स आर फ्रॉम द मीन। कि जहाँ हमें कौन सी है जिससे पता चलता है, ये वो कैलकुलेट एवरेज मार्क्स ऑफ, हम एवरेज मार्क्स मालूम करते हैं। ऐसे ही जैसे मैथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन भी एवरेज को ही कहती हैं, ठीक है? चीजों को जमा करके उनका मीन, मीन मतलब एवरेज निकालना, तो वो है, ठीक है? उसके अलावा जो प्लेटो कहता है कि जो बच्चों की जेनेटिक्स, जो उनकी जहानत है ना, जो जहानत है ये जेनेटिकली नहीं होती। यानी ये नहीं है एक वालिद की चारों बच्चे एक जैसे ही जहीन हो, कोई कम जहीन होगा, कोई ज्यादा जहीन होगा। यानी हर बंदा एक जैसा जहीन नहीं होता, बल्कि उनकी जहानत के अंदर फर्क होता है। कुछ थोड़े कम जहीन होते हैं, किसी का आईक्यू लेवल कम होता है, किसी का ज्यादा होता है। ये बात वो करता है। अच्छा जी, डैश एंड मोर के स्कोर जो हैं वो कितने दूर तक फैले हुए हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन की ये
जो डेफिनेशन है कि जो स्कोर है वो अपने मीन के गिर्द कितने दूर तक फैला हुआ है। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल हम वो कर्व बनाते हैं। अब ये मैंने कर्व बना दी। अब इसके ऊपर देखें कि कौन स्कोर कहाँ से कितने दूर तक फैले हुए हैं। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन है कि स्कोर जो है वो कितना जो है वो फैले हुए हैं, इसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। हाउ फार द स्कोर इज, ये मीन पॉइंट है, ये क्या है, मीन पॉइंट है। इस और हाउ फार कितना दूर है, यानी जो स्कोर्स है वो मीन पॉइंट से कितने दूर जा रहे हैं, यानी कि कितने दूर हैं, इसे हम क्या बोलेंगे, ये हमारा होगा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। स्कोर अपने मीन से कितने दूर हैं, स्कोर अपने मीन से कितने दूर हैं। द स्टैंडर्ड डेविएशन इज द, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस है। पहले वेरिएंस होता है कि वैल्यू कितनी फैली हुई है, फिर इसका स्क्वायर रूट निकाले तो फिर स्टैंडर्ड डेविएशन बनता है, यानी उसको मुरब्बा निकालना, तो वेरिएंस का मुरब्बा, ये स्टैट के अंदर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। द कंसेप्ट ऑफ pragmatism इन एजुकेशनल philosophy सेव डेट एजुकेशन शुड बी a, एजुकेशन जो है वो pragmatism के नजदीक एजुकेशन क्या है, ओबीडियंस है, तो आइडियलिज्म वाले बात करते हैं, एहतराम होना, विर्चू नेकी है, या लाइफ एंड ग्रोथ, क्या ये जिंदगी और ग्रोथ जो है वो है, यानी लाइफ एंड ग्रोथ है। जो pragmatism है, या शेपिंग गुड सिटीजन, अच्छा सिटीजन बनाना है। देखें अच्छे सिटीजन की तो वो मुखालफत करते हैं किस्म की, अच्छा शहरी बनाना pragmatism वालों का मकसद नहीं है। pragmatism वाले कहते हैं कि बच्चे को ये क्या, इसका मतलब है आप कुछ वैल्यू सिखाएंगे तब वो अच्छा शहरी बनेगा, ठीक है। तो वो इस बात की मुखालफत करते हैं, तो कहते हैं एजुकेशन के बाद, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, नॉट अ प्रिपरेशन ऑफ लाइफ। एजुकेशन लाइफ है, एजुकेशन आगे बढ़ना है, pragmatism ग्रोथ का नाम है, तो लाइफ एंड ग्रोथ जो है वो pragmatism के अंदर आएगा। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग virtue is an डैश स्टेट बिटवीन एक्सेस एंड डेफिशिएंसी, ज्यादती और कमी के दरमियान virtue नेकी जो है वो कौन सी स्टेट है, नेचुरल है, इंटरमीडिएट है, आर्टिफिशियल है, या रियल है। तो अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल virtue इज इंटरमीडिएट, दरमियानी सूरत हाल है, ये दरमियानी चीज है, यानी ना तो आप जो है वो बहुत ज्यादा एक्सेस हो, बहुत या ना बहुत ज्यादा डेफिशिएंट हो, कमी हो, ठीक है, ये दरमियानी स्टेट है। इन केस ऑफ स्पेंडिंग मनी, पैसा खर्च करने के अंदर, द virtue उसके अंदर नेकी ये है, बिटवीन वेयरफुलनेस एंड स्टिंगनेस, कंजूसी और जिया के दरमियान वाली चीज, यानी जनरसिटी है, कि अगर आपके पास पैसा ज्यादा है, सखावत करें, पैसा जाया ना करें, और बहुत ज्यादा कंजूस भी ना बने। द एप्लीकेशन ऑफ आइडियाज नॉलेज एंड स्किल टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट इज कॉल्ड, देखें जब आप कोई अपना यानी कि आप किसी चीज को अप्लाई करते हैं, अपने आइडियाज को, अपने नॉलेज को, अपनी स्किल्स को, ये खास स्पेसिफिक तरह के रिजल्ट्स लेने के लिए, तो इसे हम क्या कहते हैं, ये डेफिनेशन है किसी की यहाँ पे जी। किसी मसले को हल करना अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करके, अपनी स्किल का इस्तेमाल करके किसी मसले को हल करना, इसको हम क्या कह रहे होते हैं जी। जबरदस्त, शुक्रिया मैडम हुमैरा, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग ही है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर हम किसी मसले को हल करते हैं, किसी आइडिया नॉलेज स्किल को इस्तेमाल करके कुछ करते हैं, तो इसे प्रॉब्लम सॉल्विंग बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू सुकराट ऑफ मेनू विचुअल, सुकराट ऑफ मेनू, मेनू, मेनू का वर्ड क्या पढ़ा था मैं आज, ऐसे ही था कोई आसान सा यार। तो बस सुकरात अब मैंने क्या कहता है, विच्चू है, विच्चू क्या है, क्या विच्चू को पढ़ाया जा सकता है, ये विच्चू अनटीचेबल है। तो ये सुकरात कहता था जो नेकी है ना, ये पढ़ाई नहीं जाती, यानी ये कुछ हद तक पढ़ाई, लेकिन ये बच्चे नेकी उनकी फितरत में होती है, वो नेकी खुद करते हैं, नेकी पढ़ाई नहीं जा सकती, किसी को नेक बनाया नहीं जा सकता, इस तरह की बात करता है वो। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने ट्राई आर्किक थ्योरी दी थी, कौन सी थ्योरी दी थी, गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी, और इसने ट्राई आर्किक इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी। और इसके अंदर वो तीन चीजों की बात करता है, वो तीन पॉइंट्स कौन से हैं, एनालिटिकल, क्रिटिकल एंड प्रैक्टिकल। एब्स्ट्रैक्ट नहीं जी, डी बिल्कुल गलत है, डी गलत है, ए गलत है, बी गलत है। एनालिटिकल, क्रिटिकल एंड प्रैक्टिकल, एनालिटिकल, क्रिटिकल और प्रैक्टिकल, तीन पास्टुलेज की, तीन बातों की वो बात करता है, एनालिटिकल, क्रिटिकल एंड प्रैक्टिकल।
प्लेटो अर्गो डैट, प्लेटो जो है वो बहस करता है। आर फिट टू, कौन जो है वो फिट टू रूल, कौन जो है वो अच्छी हुकूमत कर सकता है। एजुकेशनिस्ट एंड फिलासफर, ओनली एजुकेशनिस्ट, ओनली फिलासफर, ओनली साइकोलॉजिस्ट, कौन हुकूमत कर सकता है, कौन अच्छी हुकूमत कर सकता है, हुकूमत के लिए किसको होना चाहिए, फिलासफर एजुकेशनर का, या अकेले एजुकेशनिस्ट को, या फिलासफर को, साइकोलॉजिस्ट को, या एजुकेशनिस्ट को। जी, फिलासफी कहता है हुकूमत सिर्फ फिलासफर कर सकते हैं, हुकूमत सिर्फ फिलासफर कर सकते हैं। द फिलासफर हु फॉर द फर्स्ट टाइम टॉट लॉजिक एज अ फॉर्मल डिसिप्लिन वाज, कौन है जिसने सबसे पहली दफा जो है वो लॉजिक को फॉर्मल डिसिप्लिन के तौर पे पढ़ाया। लॉजिक की बात कौन करता है, लॉजिक की बात कौन करता है ज्यादा, रैशनल थिंकिंग की बात कौन करता है, जी रियलिज्म वाले करते हैं। और रियलिज्म देने वाला कौन है, वो अरिस्टोटल है। रियलिज्म देने वाला कौन है, अरिस्टोटल है। The psychologist who for the first time proposed the conception of connectionism, ठीक है, ये connectionism एक थ्योरी का नाम भी है। तो connectionism थ्योरी किसने दी थी, connectionism थ्योरी किसने दी, the psychologist who for the first time proposed the concept of connectionism इन, तो कौन है जी, जरा बताइए, connectionism की थ्योरी किसने दी थी। ये जवाब मैंने आपसे ही लेना है। कनेक्शनिज्म किसकी थ्योरी को कहा जाता है। जी शुक्रिया मैडम, मुकादसा सर इम्तियाज साहेब। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने जो है वो कनेक्शनिज्म, इसकी यानी जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है ना, उसका एक नाम कनेक्शनिज्म भी है, उसका एक नाम कनेक्शनिज्म भी है। द थ्री लॉज ऑफ कनेक्शनिज्म आर द लॉज, जो तीन लॉज हैं कनेक्शनिज्म में उनके नाम क्या है। इफेक्ट स्टिमुलस रिस्पॉन्स, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, एक्सरसाइज एक्सरसाइज रेडिनेस रिस्पॉन्स, इफेक्ट एक्सरसाइज एंड रेडिनेस, कौन से तीन लॉज हैं जो इसके अंदर लॉ ऑफ कनेक्शनिज्म के अंदर आते हैं। ये वो तीन लॉ हैं, लॉ ऑफ इफेक्ट, ये कोई चीज हम तभी दूसरी दफा करते हैं जब हमें पहली दफा उसमें से फायदा नजर आता है, और जिस चीज में फायदा होता है हम वो काम बार बार करते हैं। एक्सरसाइज किसी चीज की प्रैक्टिस करना कि अंटर एक्सपर्ट हो जाए, और रेडीनेस एज के लिहाज से कुछ करने के काबिल होना, सीखने के काबिल होना, रेडीनेस हो गया। द लॉ ऑफ इफेक्ट कैन बी इफेक्टिवली यूज फॉर, लॉ ऑफ इफेक्ट जो होता है कहाँ, एक्सलेटर ने ये लर्निंग को बढ़ाता है, करिकुलम को डेवलप करने में ज्यादा फ्रूटफुल है, क्लासरूम को मैनेज करने के अंदर या टीचिंग मेथड के अंदर। जी, लॉ ऑफ इफेक्ट कहाँ पे ज्यादा काम जबरदस्त तरीके से काम करेगा। लॉ ऑफ इफेक्ट, इफेक्ट क्लासरूम के अंदर, यानी कि जब हम बच्चों, हाँ बेटा ये काम कर लो फिर ये इनाम मिलेगा, इस तरह होगा। तो लॉ ऑफ इफेक्ट जो है ना वो ज्यादा क्लासरूम के अंदर जो है वो ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। एक्सटिंक्शन टेक्निक, एक्सटिंक्शन होता है गायब करना, किसी रिस्पॉन्स को खत्म करना। द एक्सटिंक्शन टेक्निक ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक वेयर द टीचर डैश एनी नेगेटिव बिहेवियर, वहाँ टीचर क्या करता है, इनकरेज करता है, डिस्करेज करता है, इग्नोर करता है, या डाइवर्ट करता है। देखिए, एक्सटिंक्शन जब खत्म करना होता है ना, तो हमें अगर छोटी छोटी चीजों को पहले इग्नोर करते हैं, शुरू में क्या करते हैं, चीजों को, नेगेटिव चीजों को इग्नोर करते हैं। द यूज ऑफ फिजिकल पनिशमेंट, जो हम किसी को फिजिकल पनिशमेंट देते हैं, मारते हैं, तो वो क्लासरूम मैनेजमेंट उससे क्या बोलते हैं। एक्सटिंक्शन टेक्निक तो होती है किसी रिस्पॉन्स को खत्म करना, यानी फॉर एग्जांपल जैसे वो बेल बजा के खाना देते थे, अब खाना नहीं मिल रहा, बड़े हिस्से से खाना नहीं मिल रहा, बेल बज रही है, तो एट द एंड वो उसका रिस्पॉन्स एक्सटिंक्शन होता गया कि ये सिर्फ बेल ही बजवाते हैं, खाना खोना नहीं देते, तो एक्सटिंक्शन टेक्निक होती है। कारपोरल पनिशमेंट बोलता है जिसमें किसी को मारा जाता है, ये जवाब ये यहाँ पे ये है। बाकी दो टर्म ये वाली समझा देता हूँ, एक है सेटिएशन टर्म और एक है टाइम आउट टर्म। मैं क्लासरूम में पढ़ा रहा हूँ, एक बच्चा ना बड़ा क्लास को टेंशन दे रहा है, यानी बार बार उसकी कंप्लेन, सर ये मुझे मारता है, जो काम नहीं कर रहा और उसको शैतानियां सूझे बैठी हैं। ऐसी सूरत में हम कहते हैं बेटा जाओ आप पानी वगैरह पी के आओ, थोड़ा बहुत जो है वो रेस्ट करके आओ फिर आना। तो ये जो इस तरह की होती है ना, यानी इसको हम टाइम आउट टेक्निक बोलते हैं, कि वो बच्चा जो तंग कर रहा है, इंसल्टिंग एटीट्यूड है, वो थोड़ा सा दूर होगा, उसका दिमाग कहीं इधर उधर लगेगा, तो टाइम आउट टेक्निक हम इसके लिए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टाइम आउट टेक्निक। सेटिएशन होती है, सेटिएशन टेक्निक, ठीक है, कोई काम हम करते हैं, यार मुझे थोड़ा भूल रहा है।
अच्छा देखिए, कोई चीज हम बहुत ज्यादा अक्सरियत के अंदर हमारे पास आ जाती है ना, फिर उसका मजा रह जाता है। यानी अमीरों के बच्चे खुराक बड़ी जाया करते हैं क्योंकि उनके पास एक्सेसिव होती है। गरीबों के बच्चों के पास खुराक कमी होती है, तो वो जो है ना, वो जहां जहां चुन चुन के खा रहे होते हैं, जहां जहां से उन्हें मिलती है। अब क्या है, जिसके पास किसी चीज की एक्सेसिव होती है ना, गरीब के बच्चे के पास वो छनकना भी हो ना छोटा, तो वो भी उससे भी बड़ा इंजॉय करता है। और अमीर के बच्चे पास 20 खिलौने हैं, उसकी उनकी तरफ कदर भी नहीं आती। तो मतलब ये है कि जब आपके पास कोई चीज बड़ी वाफिर मिकदार में हो, यानी जैसे कोई रिश्तेदारों में ताल्लुक में अगर आप किसी को ज्यादा अवेलेबल हैं, तो आपकी कदर कम हो जाएगी। ठीक है। तो जो चीज ज्यादा अवेलेबल हो, जो चीज अक्सरियत के अंदर हो, जो चीज हमारे पास मुसलसल हो, तो उसकी कदर कम हो जाती है। इस सटिएशन टेक्निक का, ठीक है, कारपुल में इसका जवाब ऐसे था। द ब्रेन डैश एज पीपल गेट ओल्डर। 2864 64 सवाल हम करते हैं जी। ठीक है, 62 नहीं, 64, सॉरी। द ब्रेन एज पीपल गेट ओल्डर। तो ब्रेन क्या, जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो दिमाग हमारा क्या होता है, श्रिंक होता है, एक्सपैंड श्रिंक होता है, यानी दिमाग सिकुड़ता है। जैसे जैसे एज हमारी ज्यादा होती है ना, तो जिसम के साथ दिमाग भी सिकुड़ता है। देयर इज डैश इन वर्किंग मेमोरी एज पीपल गेट ओल्डर। जैसे ही लोगों की एज ज्यादा होती है, तो उनकी मेमोरी क्या होती है, अपग्रेड, यानी मेमोरी उनकी बढ़ती है। मेमोरी कम होती है, कोई तब्दीली नहीं होती। जैसे जैसे बच्चों की एज जो है, बड़ों की एज बढ़ेगी, तो उनकी जो है वो क्या होगी, मेमोरी कम होगी, डिग्रेडेशन होगी। द स्टडी ऑफ फिजिकल, सोशल एंड मेंटल एस्पेक्ट ऑफ एजिंग। जो हमारी एज है, जो उम्र है, इसके ऊपर इसको देखना कि फिजिकल, यानी जो हमारी जाहिरी दुनिया है, जो फिजिकल, उनका उसके ऊपर क्या इफेक्ट है, सोशल का क्या इफेक्ट है, मेंटल एस्पेक्ट्स का क्या इफेक्ट है। यानी एजिंग, हमारी एज के साथ हमारे क्या क्या, इसको देखने के लिए कौन सा एक प्रॉपर एक साइंस है, एक थ्योरी, एक डिपार्टमेंट है, जो इंसानों की एज के ऊपर स्टडी करता है कि इनकी एज के अंदर किस किस चीज का रोल, फिजिकल रोल क्या है, सोशल रोल क्या है, मेंटल रोल क्या है। तो गेरोंटोलॉजी, गेरोंटोलॉजी जो है वो ये स्टडी है जो इंसानों की एज के मुतालिक, उसकी उसकी शख्सियत के मुतालिक बताती है कि किस चीज़ के क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं। जी, 64 सवाल ही मैं टाइप कर सका था कल और आज में, तो ये हो गए। ठीक है जी। ओके, क्लियर है। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। जजाकल्ला।